बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो इद्दत के केस का आज जो है वो फैसला सुनाया जा रहा है। सज़ा मुअत्तली की इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर आज 3 बजे फैसला सुनाया जाएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रखेंगे कि 5 अगस्त को इमरान खान जब गिरफ्तार हुए थे तब से लेकर आज 27 जून तक कितने मुकदमात में इमरान खान को रिलीफ मिला या उनकी जमानत हुई, लेकिन रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। एक तो ये मामला आपके सामने रखेंगे। दूसरा, मखसूस नशिस्तों के केस में पीटीआई ने एक बड़ा फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई है कि उनको जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस है जिसकी समाअत थोड़ी देर बाद होने जा रही है, उसमें फ्रीक बनाया जाए। उस दरखास्त में, पीटीआई की इस दरखास्त में कहा क्या गया है, बड़े अहम पॉइंट्स उठाए गए हैं। और ख़ास तौर पर आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी तो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस, बेंच में बैठे कुछ जजेस ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि हालात, सरकमस्टांसेस, उनको देखा जाए। और वो सारे हालात और सरकमस्टांसेस का जिक्र इस दरखास्त में कर दिया गया है। आज 11:30 इस पर समाअत होनी है। दोनों मौज़ूआत पे तफसील के साथ हम बात करेंगे। सबसे पहले इद्दत की केस की बात करते हैं। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका, उन्होंने आज जो है वो इस केस की समाअत जो है वो इसमें फैसला सुनाना है। 3 बजे इमरान खान की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, बुशरा बीबी और इमरान खान की, और उनकी रिहाई इस वाले से मुमकिन हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, ये फैसला अदालत ने देना है कि सजा मुअत्तल करके जमानत दे दें या ना दें। ये फैसला होगा। और 10 जुलाई, आपको मैंने बताया था कि 10 जुलाई तक जो मरकजी अपील है इमरान खान की इद्दत के केस में, उस पर जो है वो फैसला होना है। वो भी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। उसमें मतलब आज से तकरीबन 14 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि इद्दत का केस बरकरार रहना है या नहीं रहना। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाते हैं कि जो इमरान खान 5 अगस्त को इस्लामाबाद में सेशन जज थे, हमायूं दिलावर एडिशनल सेशन जज, उन्होंने एक फैसला दिया था जिसमें इमरान खान को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। ये तोशाखाना फौजदारी का केस था। तब से लेकर अब तक जो है वो कैसी चीजें चलती रही हैं, क्या मामलात होते रहे हैं, वो सारा सिनेरियो आपके सामने रखते हैं कि किस किस केस में कब कब इमरान खान गिरफ्तार हुए लेकिन उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। इमरान खान के खिलाफ चौथे और आखिरी, जिनमें अब तक सजाएं हो चुकी हैं, चौथे और आखिरी मुकदमे में अपील के दौरान इब्तदाई रिलीफ मिलने न मिलने का फैसला आज 3 बजे होगा। 11 माह हो गए हैं, अगस्त 2023 से लेकर आज जून जो है वो एंड होने जा रहा है, तो ये 11 माह तकरीबन बनते हैं। 328 दिन से जेल में रहने के दौरान तकरीबन 18 मुख्तलिफ मुकदमात में रिलीफ मिला इमरान खान को या उनकी जमानतें हुई हैं, लेकिन रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। जिस तरह अगर आज जमानत होती है तो रात को जो अता तारड़ है उन्होंने भी ये बात की है, और राना सनवाला ने परसों बात की थी कि इमरान खान को रिहाई जो है वो नहीं दी जाएगी, किसी और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसी तरह हुआ कुछ यूं कि इमरान खान पहली दफा 5 अगस्त को तोशाखाना फौजदारी केस में गिरफ्तार हुए, जिसकी सजा 28 अगस्त को मुअत्तल हुई। रिहाई का हुक्म हुआ तो पता चला साइफर केस में 16 अगस्त को इमरान खान गिरफ्तार हो चुके थे, जिसका इल्म ना ही इमरान खान के वकला और ना ही मीडिया को था। लेकिन ये पता चल गया कि 28 अगस्त को जो जमानत हुई है तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी, क्योंकि 16 अगस्त को साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी जो है वो डल चुकी है। उसके बाद इस दौरान तोशाखाना नैब केस में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई। इद्दत केस का ट्रायल भी चल पड़ा। 23 नवंबर 2023 को जो खावर मारिका हैं, उन्होंने इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो एक इस्तगासा फाइल किया कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत केस जो है वो आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद जो साइफर केस था उसका उतार चढ़ाव भी जारी था। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान को जमानत दे दी, लेकिन इमरान खान की रिहाई मुमकिन इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि तोशाखाना नैब केस में इमरान खान की गिरफ्तारी हो चुकी थी और 9 मई के रावलपिंडी के 12 मुकदमात में भी जो है इमरान खान की गिरफ्तारी हो चुकी थी। उसके बाद 30 जनवरी को साइफर केस का फैसला आता है, 31 जनवरी को तोशाखाना नैब केस का फैसला आता है, 3 फरवरी को इद्दत केस का फैसला आता है। पलक झपकते 5 दिनों में 3 जजों ने, 3 अदालतों ने बड़े 3 फैसले कर दिए और इमरान खान और बुशरा बीबी को 2 केसेस में इकट्ठी सजाएं सुना दी और साइफर केस में इमरान खान के
जो जोड़ा बनाया वो शाह महमूद कुरैशी, उनको भी सजा सुना दी गई। उसके बाद ये होता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं और 10 फरवरी को इमरान खान को 12 मुकदमात उनके खिलाफ जो थे, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान, शेख रशीद दीगर को, उनकी जमानतें हो जाती हैं। 9 मई के इन मुकदमात में जमानतें होना जो है वो बड़ा गैर मामूली था, लेकिन इस्लामाबाद की जो रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत है वो इनको 12 मुकदमात में जमानत देती है, लेकिन रिहाई मुमकिन नहीं होती। उसके बाद कुछ यूं होता है कि ये मामला 190 मिलियन पाउंड केस, जिसमें इमरान खान का ट्रायल चल रहा है, इस वक्त भी ट्रायल चल रहा है, तो उसमें वो जमानत के लिए पहले एहतसाब अदालत जाते हैं, वो रिजेक्ट करती है, फिर हाई कोर्ट आते हैं तो हाई कोर्ट उनकी जमानत दे देती है, लेकिन रिहाई जो है वो उनकी मुमकिन नहीं होती। फिर तोशाखाना केस, जिसमें 31 जनवरी को जज बशीर ने उनको सजा सुनाई थी, उसके खिलाफ अपीलें आती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरखास्त के दौरान अमजद परवेज, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है नैब के, वो आते हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान की सजा अगर मुअत्तल कर दी जाए तो हमें कोई इतराज नहीं है, तो अदालत उनकी सजा मुअत्तल कर देती है। तो यूं इमरान खान को जो तोशाखाना केस है उसमें भी उनकी सजा जो है वो मुअत्तल हो जाती है। उसके बाद जो साइफर केस है उसमें आपने देखा कि तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले, ईद से पहले जो है वो इमरान खान की जो सजा थी उसको कलअदम करार दिया गया और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। बहुत बड़ा केस था और मेरे नजदीक इमरान खान के खिलाफ अगर कोई केस था तो वो ये साइफर का ही केस था, जिसमें उनको बरी किया जा चुका है। इसके बाद अब इद्दत का केस रह गया है, मतलब इमरान खान को इस वक्त तक गुज़श्ता अगर 1-1.5 साल का अंदाजा लगाएं, जितने भी केसेस बने, पीटीआई कहती है 150-200 केसेस हैं, लेकिन 100 प्लस केसेस हैं थे, लेकिन उन केसेस में 4 केसेस में उनको सजाएं हुई। तोशाखाना फौजदारी केस 5 अगस्त 2023, साइफर 30 जनवरी 2024, तोशाखाना नैब केस 31 जनवरी 2024 और इद्दत केस 3 फरवरी 2024। 4 केसेस में इमरान खान के ट्रायल मुकम्मल हुए, सजाएं हुई, और उन 4 केसेस में आज आखिरी केस है जिसमें उनको रिलीफ मिलने या ना मिलने का जो फैसला होगा। लेकिन एक चीज तय है, जिस तरह के हम बयानात सुन रहे हैं राना सनाउल्लाह और अता तारड़ के, ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है। माजी में भी मुस्लिम लीग नून ये कहती रही है कि उनके खिलाफ फ्रिवलेस केसेस जो है वो बनाए गए, इवन राना सनाउल्लाह और दीगर भी इसके विक्टिम हैं। अब मामला ये है कि अगर उनके खिलाफ केसेस बनाए गए थे, तो अगर आप अपने अपोनेंट्स के खिलाफ केसेस बनाएंगे, 11 माह से एक पॉलिटिकल लीडर जो है वो जेल में है और आज दोबारा से आप ये तैयारी कर रहे हैं कि उनकी अगर जमानत हो जाती है तो उनको जेल में रखना है, तो मेरा ये ख्याल है कि इसके असरात फ्यूचर में भी आपको फिर नजर आएंगे। आज एक पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है तो कल दूसरी की आ जाएगी, तो ये चीजें बदलती रहती हैं। इसलिए सियासी हुकूमतों को सियासी मुकदमात में कम से कम मेरा ख्याल है इस हवाले से, इस एंगल से जरूर देखना चाहिए कि ये चीजें फिर आप कल जो है वो कल जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी केसेस बनते रहे, लेकिन केसेस की जो तेज रफ्तारी थी वो ये नहीं थी, कम थे, केसेस थे, बने, उनके पॉलिटिकल लीडर भी जेलों में गए हैं, नैब उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, कोई दो राय नहीं है, एफआईए इस्तेमाल, पुलिस इस्तेमाल हुई है, लेकिन इससे कम केसेस थे। एक चीज तय, इसलिए मेरा ख्याल है कि चीजें उस नहज पर जानी चाहिए ताकि पॉलिटिकली चीजें एक दूसरे को इंगेज करने के लिए स्पेस जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद हो। तो आज 3 बजे इस अहम केस का जो है वो फैसला आने जा रहा है। अब ये देखना है कि ये मामला जो है वो कहाँ पे जा कर रुकता है। अदालत जो है वो इसमें इमरान खान को और बुशरा बीबी को उनकी सजा मुअत्तल करती है या नहीं करती। इमरान खान और बुशरा बीबी जो है उनकी सजा एक पॉइंट पे, तो बुशरा बीबी की सजा अगर फर्ज करें अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि सजा मुअत्तल नहीं करनी, तो मेरा ख्याल है फिर भी बुशरा बीबी की सजा जरूर मुअत्तल हो जाएगी, या मेरे अपनी असेसमेंट के मुताबिक जाती जो है फैसला तो अदालत ने करना है कि सजा मुअत्तल होने के इम्कान ज्यादा है। लेकिन अगर नहीं होती तो फिर जो है वो फिर बुशरा बीबी की जरूर हो जाएगी, क्योंकि खातून होने की बुनियाद पर कानून में भी वहां जब लिखा हुआ है खातून होने की बुनियाद पर भी बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली हो सकती है। लेकिन 3 बजे का इंतजार करते हैं, 3 बजे फैसला होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं दूसरे हमारे मौजू की तरफ, वो है मखसूस नशिस्तों का केस है जो सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर बाद उस पर समाअत होनी है। जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं तो 10 बजे हैं, तो 1-1.5 घंटे बाद वहां पे समाअत होनी है। उस पर जो है वो तफसील के साथ आपको बताते हैं कि क्या हुआ है। पीटीआई ने जो मखसूस नशिस्तें हैं उसमें फरीक बनने की दरख्वास्त जो की है उसका मतन मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें पीटीआई की जानिब से ये कहा गया है कि
सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकदमे की समाअत के दौरान, मतलब मखसूस नशिस्तों की समाअत के दौरान, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से मुताल्लिक कुछ ऐसी बातें की जो दर हकीकत दुरुस्त नहीं है और उसका मुनासिब जवाब आना जरूरी है ताकि मामले को दुरुस्त अंदाज में देखा जा सके। ये बैरिस्टर गौहर की जानिब से दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है कि हमें भी मखसूस नशिस्तों में केस में फ्रीक बनने की इजाजत दी जाए और इस्तदा ये की गई है कि पीटीआई को शामिल मुकदमा होने की इजाजत दी जाए ताकि मामले में अदालत की मुआवनत की जा सके। इस दरखास्त में यह भी कहा गया है कि इस सारे मुकदमे का दारोमदार आइन के आर्टिकल 51 के झैली आर्टिकल 6D और E पर है। मज़कूरा आर्टिकल यह कहता है कि सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर मिलेंगी। कोई भी सियासी जमात दो तरीकों से जनरल सीट्स हासिल कर सकती है, या पार्टी उम्मीदवार इंतखाबात में बराह रास्त कामयाब हो जाए या फिर मुंतखब आज़ाद अरकान कामयाबी के नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर अंदर उसमें शामिल हो जाए। इस दरखास्त में यह भी कहा गया है कि आज़ाद अरकान शामिल होने के बाद उसे पार्टी की हासिल करदा मजमूई अरकान की तादाद में शामिल किया जाएगा और इसी मजमूई तादाद पर पार्टी को मुतनासिब नुमाइंदगी, वो जो रिजर्व सीट्स का जो कुलिया है, उसकी बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें दे दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने यहां पर एक हवाला दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 2018 के आम इंतखाबात में आर्टिकल 51 झैली आर्टिकल 6D और E की दुरुस्त तशरीह करके एक सियासी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी को भी मखसूस नशिस्तें दी, जिसने आम इंतखाबात में बराह रास्त कोई सीट नहीं जीती थी। इस दरखास्त में यह भी कहा गया है कि आइन का बुनियादी मकसद अवामी मैंडेट के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों का क़याम है, जबकि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देने से ना कौमी और सूबाई असम्बलियों की हैसियत हकीकी नुमाइंदा के मुताबिक होगी, ना ही ये असम्बलियां अवाम की मर्जी का मजर होंगी। पीटीआई ने 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद आइन के मुताबिक अमल करते हुए अपने अराकीन को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का कहा। पीटीआई ने बार बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले के बाद भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए गए, लेकिन हर बार इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इतराजात उठाए, जबकि यह सलूक किसी और सियासी जमात के साथ नहीं किया गया। यह कि पीटीआई ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी किए और इंतखाबी निशान हासिल करने के लिए यह टिकट 13 जनवरी शाम 4 बजे के मुकर्ररा वक्त तक अपने अपने मुतलका रिटर्निंग अफसरान के पास जमा कराने का कहा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन पेशावर हाई कोर्ट के 10 जनवरी के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर रात गए तक समाअत की और समाअत के दौरान यह देखते हुए कि हाई कोर्ट का फैसला मुमकिन तौर पर कलअदम हो जाएगा, उसने पीटीआई के लिए खतरनाक सूरत हाल पैदा कर दी। उसके बाद ये कहते हैं कि क्योंकि ये इम्कान पैदा हो गया कि अब पीटीआई के उम्मीदवारों को मुश्तरका इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा, इस सूरत हाल में पीटीआई ने पीटीआई नजरियाती के साथ मुतबादल इंतजाम किया और मज़कूरा पार्टी ने पीटीआई उम्मीदवारों को टिकट जारी किए। पीटीआई की तरफ से अपने उम्मीदवारों को पीटीआई नजरियाती के टिकट हलफनामे के साथ मुतलका रिटर्निंग अफसरान के पास जमा कराने का कहा गया। यह इंतजाम इसलिए किया गया ताकि पीटीआई उम्मीदवार एक मुश्तरका इंतखाबी निशान पर इंतखाबात में हिस्सा ले सकें और वोटर्स की एक बड़ी तादाद के हक राय दही से महरूम होने से बचाया जा सके। पीटीआई के बहुत से उम्मीदवारों ने मुकर्ररा वक्त से पहले पीटीआई नजरियाती के टिकट हलफनामे समेत अपने मुतलका रिटर्निंग अफसरान के पास जमा करा लिए, लेकिन एन उस वक्त पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन टीवी पर नमूदार हुए और पीटीआई नजरियाती के टिकटों से लतलकी का इजहार कर दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी तमाम रिटर्निंग अफसरान को हदायत जारी की कि जिन उम्मीदवारों ने पीटीआई से ताल्लुक का हलफनामा दिया है उनकी तरफ से पीटीआई नजरियाती के टिकट मंजूर न किए जाएं। और उसके बाद इसमें यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के खत के बाद पीटीआई उम्मीदवारों ने नजरियाती के टिकट और हलफनामे वापस लेकर पीटीआई के टिकट जमा करा दिए। बहुत से उम्मीदवारों के टिकट को रिटर्निंग अफसरान ने उनकी फाइल के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, जबकि बहुत सारे रिटर्निंग अफसरान ने उसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामले के तयन से मशरूत कर दिया। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन टिकट जमा कराने का जो वक्त है वो बढ़ाता रहा। अच्छा, ये भी एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा वो ये कहते हैं कि जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने गुज़श्ता समाअत पर यह मामला उठाया था तो उन्होंने ये कहा था कि ये बल्ले के निशान का केस नहीं था, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का केस था। तो मेरा ये सवाल है कि जब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का केस था तो उसमें फिर कौन सी जल्दी थी कि आपने सुबह से शाम और रात 12 बजे तक अदालत लगा के ये मामला जो है वो इसको एक इजान बर्पा किया। और खास तौर पर
जिस आखिरी दिन था जब 4 बजे तक आपने टिकट जमा कराने थे और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको लेकर बैठी हुई थी और इलेक्शन कमीशन एक एक घंटा जो है वो आगे बढ़ाई जा रहा था और रात के 11:30 बजे उन्होंने फैसला दिया। तो ये एक अजीब सा सीन था। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ही मामला था तो सुप्रीम कोर्ट को फिर क्या मतलब जल्दी थी कि जिस तरह बाकी केसेस थे आप इलेक्शन के बाद इस केस को देख लेते, मतलब उसमें जल्दी क्या थी ये समझ नहीं आया। अब डिफेंड कर नहीं पा रहे और अब जल्दी क्या थी ये समझ बिल्कुल भी नहीं आया। फिर जो नजरियाती के हवाले से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जो सवाल उठाया था उस सवाल का भी इसमें जवाब आ रहा है। कम से कम जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट है, जो बेंच है, जो फुल कोर्ट है, उसको वो सिनेरियो, वो उसके सर्कमस्टांसेस, हालात, वो चीजें देखनी चाहिए। आप आंखें तो नहीं बंद कर सकते कि ये क्या होता रहा। अब ये दरखास्त इसलिए मैं लफज ब लफज पढ़ रहा हूं कि पता चले कि एग्जैक्टली जो है वो क्या पॉइंट आउट की गई हैं चीजें। इसमें उन्होंने कहा कि रात 12 बजे तक जो है वो वक्त बढ़ाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रात 11 बजे मुख्तसर फैसला सुनाकर इलेक्शन कमीशन की दरखास्त मंजूर कर ली, जिसके नतीजे के तौर पर तमाम रिटर्निंग अफसरान ने पीटीआई के टिकट मुस्तरद कर दिए और बाज़ ने पीटीआई के टिकट वसूल करने से इनकार कर दिया। पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद करार देकर उन्हें आज़ाद उम्मीदवारों के लिए मुख्तस इंतखाबी निशान अलाट किए गए, जिसके नतीजे में एक कौमी असम्बली के हल्के की सूबाई उम्मीदवारों को अलग अलग इंतखाबी निशान मिले, जिससे पीटीआई के उम्मीदवारों को पहचानने में मुश्किलात पैदा हुई। लेकिन 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने इन तमाम मुश्किलात के बावजूद उठकर जो है वो पीटीआई को वोट दिया और अवाम के इज्तिमाई रद्द अमल का असर यह हुआ कि इंतखाबी नताइज मुरतब करते वक्त 8 और 9 फरवरी के दरमियान रात को शब खून मारकर फॉर्म 45 में से जालसाजी की गई और कौमी असम्बली के कम अज कम 80 इंतखाबी हल्कों के नताइज तब्दील करके पीटीआई के उम्मीदवारों की जीत को हार में तब्दील कर दिया गया। लेकिन तमाम हरबों के बावजूद पीटीआई 91 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रूल्स 94 और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इंसार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि हमारे फैसले में ऐसा कुछ नहीं था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इंसार कर रहे हैं, तो फिर भी चीफ जस्टिस या बाकी जजेस ये कहें कि वो नहीं देखेंगे उस सर्कमस्टांसेस को, तो मेरे लिए बहरान कौन है कि क्यों नहीं देखेंगे जब आपके फैसले को गलत इंटरप्रेट किया जो इलेक्शन कमीशन ने। आप खुद कह रहे हैं, मान रहे हैं, इसके बावजूद अगर इस मामले को नहीं देखेंगे तो कैसे रिजॉल्व होगा? कैसे आप ये कह सकते हैं कि इधर नहीं शिस्तें देनी तो उधर माले गनीमत जो है वो बांट दें कि वो जो मर्जी है वो करते रहें, जबकि पब्लिक मैंडेट भी उनके पास ना हो। उसके बाद ये कहते हैं कि पीटीआई के कामयाब उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर कर दिया गया और मखसूस नशिस्तों के लिए आइन के आर्टिकल 51 झैली आर्टिकल 6 के मुताबिक कामयाबी के नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर किसी सियासी जमात में शामिल होने का कहा गया। कौमी असम्बली में एक या एक से ज्यादा नशिस्तें हासिल करने वाली 13 जमातों का तयन किया गया, लेकिन पीटीआई के लिए सियासी वजूहात की बुनियाद पर इन जमातों में शामिल होना मुमकिन नहीं था। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक दरीना ताल्लुक रहा है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने पीटीआई के इत्तेहादी के तौर पर पीटीआई का इंतखाबी निशान मांगा था और कौमी असम्बली के हल्का NA 104 से कामयाब हुए। माजी में इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 51 झैली आर्टिकल 6 की तशरीह इस तरह की कि वो जमात जिसने आम इंतखाबात में हिस्सा ना लिया हो और ना ही तरजीह लिस्ट जमा की हो, लेकिन उसे भी मखसूस नशिस्तें दी गई। मज़कूरा आर्टिकल में ऐसी कोई शर्त नहीं कि आज़ाद उम्मीदवार ऐसी सियासी जमात शामिल होगा और जिसने आम इंतखाबात में कम अज कम एक जनरल सीट जो है वो ली हो। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 में भी ऐसी कोई कदगन नहीं कि तरजीह लिस्ट पर हर हाल में आम इंतखाबात से पहले जमा की जाए। कौमी असम्बली में पीटीआई के 86, पंजाब असम्बली में 107, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 91 और सिंध असम्बली में 9 अरकान मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों के मजाज हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पीटीआई को मखसूस नशिस्तें न देने से कौमी और सूबाई असम्बली की नुमाइंदा हैसियत खत्म हो जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पीटीआई की मखसूस नशिस्तें किसी और जमात को नहीं दी जा सकती। किसी और सियासी जमात को ये नशिस्तें देना गैर आईनी, गैर मुनसिफाना और गलत होगा। किसी जमात को तनासुब से जायद मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती हैं। तनासुब भी वही खैबर पख्तूनख्वा में अगर 2 हैं या 3 हैं तो 3 की तनासुब में 5 अगर उनको मिल जाए तो ये कौन सा तनासुब हुआ? उसके बाद ये कहती है कि हर सियासी जमात को ईवान में मौजूद उनकी नुमाइंदगी की बुनियाद पर मुतनासिब नुमाइंदगी के मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। पीटीआई ने आम इंतखाबात से पहले मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीह लिस्ट जमा की, जबकि लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी पीटीआई के साथ ताल्लुक के हलफनामे समेत जमा किए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई को मखसूस नशिस्तें न देना, अवाम की मर्जी से इनकार, साथ जो है वो इसमें जुल्म और इंतखाबी फ्रॉड होगा, जबकि गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट के जरिए रियासत के आईनी और कानूनी ढांचे में तरामीम का खतरा सर पर मुंडलाता रहेगा। इसका रास्ता जमहूरियत के उसूल और नुमाइंदा पार्लियामेंट के जरिए ही रोका जा सकता है। ये बहुत अहम दरखास्त है। इसमें जो मामला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों वाला मामला चल रहा है उसमें पीटीआई को फरीक बनने की जरूर इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि मामला इतना सादा नहीं है जितना जो है वो समझा जा रहा है, बनाया जा रहा है। लिंक्ड है चीजें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले 13 जनवरी के फैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत बेंच में बैठे जजेस की मान रही है। चीफ जस्टिस 2 दफा ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं, लेकिन उस मामले को क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट देखना चाहती? जब 184(3) में आज खुद नोटिस का उनके पास इख्तियार है, 187 में उनके पास मुकम्मल जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार मौजूद है, तो क्यों नहीं इस मामले को जो है देखना चाहते? तो बहरहाल देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होने जा रही है, उस समाअत में क्या होता है, कि क्या रुख इख्तियार करता है और क्या उसमें फरीक बनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। आपको आइंदा भी हम अपडेट करते रहेंगे। आप हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।